हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जीडीसी एडुटर में। जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही निकट है या तो चल रहा है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, अलग अलग जितने भी प्रकार के बोर्ड हैं जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जाम कराते हैं, सबका एग्जाम चल रहा है। और एग्जाम के पैटर्न में कहीं ना कहीं MCQ क्वेश्चन का भी आना तय है। जी हाँ, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर तक के ये क्वेश्चन आते हैं। तो अपने चैनल पे हमने इससे पहले डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो 5 सब्जेक्ट थे और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो 6 सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट का सैंपल मॉडल पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई, वहां से देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं। अब हमारी जो सीरीज चलने वाली है वो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट MCQ। जी हाँ, 20 से 25 ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी आने की संभावना है, उसको हम डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट ईयर, जी हाँ, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट को लेकर के। जी हाँ, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ को आज हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिसकी पूरी संभावना है आपके एग्जाम में आने की। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये MCQ आप अच्छे से समझ सके और एग्जाम में अच्छे से कर सके। जी हाँ, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से आज का जो हमारा पहला MCQ होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जी क्या है? प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक से। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन ऐसा टॉपिक है, सभी लोगों ने पढ़ा है, सभी लोग जानते हैं। क्या पूछा गया है? प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन एक लिखित फॉर्म होता है या लिखित ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर होता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स के द्वारा लिखा जाएगा या फार्मासिस्ट के द्वारा लिखा जाएगा या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP के द्वारा लिखा जाएगा या सभी लोगों के द्वारा लिखा जाएगा। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक ऐसा रिटन ऑर्डर, एक ऐसा रिटन फॉर्म है जो कि RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कह लीजिए, डॉक्टर कह लीजिए, उसके द्वारा लिखा जाएगा। वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देगा कि ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, डिस्पेंस करना है, और वो चीज पेशेंट के लिए होती है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, सी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हमारा लिखा जाता है। वो फिजिशियन, डेंटिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपरली डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को, फिर फार्मासिस्ट कंपाउंड करता है, डिस्पेंस करता है स्पेसिफिक मेडिकेशन किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। तो ये होता है प्रिस्क्रिप्शन। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? मीनिंग ऑफ सिंबल RX रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा, नेम, एज, सारी चीजें होती हैं। दवा के लिखने से पहले एक RX सिंबल होता है। तो RX सिंबल का मतलब क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर? ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन या सिग्नेचर। तो इसका राइट आंसर होगा डियर सुपरस्क्रिप्शन। जी हाँ, सुपरस्क्रिप्शन जो है जुपिटर, जी हाँ, जुपिटर के साइन को डिनोट करता है। पुराने समय में ब्लेसिंग ऑफ गॉड भी बोला जाता था, या इसे यू टेक या टेक दो करके लैटिन वर्ड में पुकारा जाता है। जी हाँ, ये हमारा RX सिंबल सुपरस्क्रिप्शन कहलाया जाएगा। यानी कि कोई भी मेडिकेशन लिखने से पहले RX का लिखना जरूरी होता था, जो कि प्रेयर होता था टू द जुपिटर। फिर ताकि हमारा जो पेशेंट की जो रिकवरी है, वो हील है, वो बहुत क्विक रिकवरी हो सके, और इसका मतलब टेक दो या यू टेक भी होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले MCQ की। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर इज अ मस्ट व्हेन प्रिस्क्रिप्शन कंटेन। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर किसका? प्रिस्क्राइबर का जरूरी होना चाहिए, रहना चाहिए, जब प्रिस्क्राइबर या जब डॉक्टर किस प्रकार की दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है। एंटीपायरेटिक बुखार वाली ड्रग या नार्कोटिक या हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रॉपिक या नशीली दवाओं का जब उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है तब रहनी चाहिए, या दर्द निवारक दवाओं में या किसी भी दवाओं में। जाहिर सी बात है बुखार दर्द में तो नहीं होगा, उतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रॉपिक सबस्टांस है, नशीली दवाएं हैं, हैबिट कॉजिंग ड्रग है, तब वहां पे उस केस में रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी प्रिस्क्राइबर का मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इस प्रकार के MCQ आ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, किस प्रकार का? जब आपका नार्कोटिक ड्रग हुआ, हैबिट फॉर्मिंग, साइकोट्रॉपिक सबस्टांस, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, सारी चीज किसी भी प्रिस्क्राइबर की मस्ट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सी ऑपोजिट यानी SOS एक लैटिन वर्ड, एक एब्रिविएशन है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है?
व्हेन रिक्वायर्ड जब जरूरत हो तब दीजिए, या इमीडिएटली तुरंत देना होता है, या जब जरूरत या व्हेन नेसेसरी, दोनों का मतलब एक ही है, या ANC। जी हाँ, SOS का मतलब जब आपको जरूरत हो, जब नेसेसरी हो तभी आपको देनी चाहिए। बोथ ANC यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। जी हाँ, देख सकते हो SOS एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है, जब प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है जैसा ही आपको जरूरत लगे तब दो, या अगर जरूरी हो व्हेन नेसेसरी तभी आपको देनी चाहिए वो ड्रग। SOS वहां लिखना। फिर स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन विच कंटेन। जी हाँ, जब हम ऐसी प्रिस्क्रिप्शन को स्पेशल केयर देना होता है जब वो प्रिस्क्रिप्शन में किस प्रकार की दवा कंटेन होती है, किस प्रकार की, हाई अलर्ट मेडिकेशन होती है या लुक अलाइक साउंड अलाइक, लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक वाली ड्रग उसमें रहती है, लिखी रहती है, तब स्पेशल केयर देनी चाहिए, या नैरो थेरेपेटिक वाली ड्रग होती है तब स्पेशल केयर, पेन किलर हो, एंटीबायोटिक हो तब स्पेशल केयर देनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा जब हाई अलर्ट मेडिकेशन होती है, हाई अलर्ट मेडिकेशन या लुक अलाइक साउंड अलाइक ऐसी दवा जो दिखने में, बोले जाने में या उसके पैकेजिंग वगैरह सेम हो, तब जाके हम उस पर स्पेशल केयर देंगे ताकि कोई मिस ब्रांडेड या गलत दवा किसी पेशेंट को न चली जाए। तो यहाँ पे ये स्पेशल केयर हाई अलर्ट मेडिकेशन के रिगार्डिंग होगा। किसके रिगार्डिंग? जो हाई अलर्ट होंगी, लासा, लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग होती है उसके रिगार्डिंग स्पेशल केयर देनी होती है। फिर अगला MCQ क्या है? इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी केप्ट विद द लेवल दैट इंडिकेट। जी हाँ, इंसुलिन इंजेक्शन को पे क्या लेवल होना चाहिए, स्टोरेज के रिगार्डिंग क्या लेवल होना चाहिए। कीप इन रेफ्रिजरेटर, उसे रेफ्रिजरेटर में रखिए, या इसे कूल प्लेस में रखिए, या कूल और ड्राई प्लेस में रखिए, या ड्राई प्लेस में रखिए। देखिए, इंसुलिन एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा अमाउंट है जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हमारा रेफ्रिजरेटर में ही मेंटेन होगा, और कूल प्लेस तो आपका रूम टेम्परेचर वगैरह हो गया। तो यहाँ पे कीप इन रेफ्रिजरेटर वहाँ पे लेवल पे रहना चाहिए इंसुलिन के इंजेक्शन पे, है ना। क्यों? क्योंकि भैया जो अदर है ना कूल प्लेस वाले, वो आपका 15 डिग्री के बिलो हो सकता है, या सपोजिटरी वगैरह 37 के ऊपर मेल्ट हो जाती है तो उन्हें भी कूल प्लेस में रख सकते हो। लेकिन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आपका इंसुलिन इंजेक्शन का स्टोरेज मांगता है, तो उसे भैया कीप इन रेफ्रिजरेटर का इंडिकेशन लगा के आपको पुट करना होगा। ये होगा राइट ऑप्शन। फिर अगले MCQ की बात कर रहे हैं कि व्हाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट मस्ट नॉट गिव एनी कमेंट, एनी फेशियल एक्सप्रेशन, आर्गुमेंट या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, जब भैया फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है तब उसे अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करोगे तो सामने वाले पेशेंट के मन में घबराहट होगी कि क्या ऐसा है, मेरे प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी कौन सी दवा है, किस प्रकार की दवा है, क्या डोज है, जिससे देख के उसने अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किया तो दिक्कत होती है। तो वहां पे आपको फार्मासिस्ट को उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना चाहिए जब वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि भैया फेशियल एक्सप्रेशन का कोई चेंज नहीं दिखना चाहिए फार्मासिस्ट के द्वारा जब वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहा हो अथवा रिसीव कर रहा हो। क्लियर है? फिर द लैटिन टर्म एडेंडस विच मीन्स। जी हाँ, लैटिन टर्म एडेंडस का मतलब क्या होता है? टू बी अप्लाइड, टू बी एडेड, टू बी टेकन या टू बी यूज। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन में अलग अलग लैटिन टर्म, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे एडेंडस से मतलब क्या समझते हैं? देखो, एडेंडस में ही एक चीज छुपी हुई है, एड। एड मतलब ऐड करना, यानी कि टू बी एडेड इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। जी हाँ, टू बी एडेड, एडेड मतलब क्या उसमें ऐड करना है, या एडेंडस वहां पे लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। क्लियर है? फिर अगला MCQ है द डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड। जो डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट है, जो ड्रग को डिस्पेंस करने का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? वहां पे क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जहां पे डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। इम प्रॉपर वर्क स्पेस होना चाहिए, वर्क स्पेस, काम करने का जो स्पेस है इम प्रॉपर होगा कि या प्रॉपर होना चाहिए? भैया प्रॉपर होना चाहिए ना, इम तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये होगा। इन एडिक्वेट सेल्विंग एंड स्टोरेज एरिया, जो सेल्फ्स होती हैं, जो स्टोरेज एरिया होती है, वो एडिकेट होनी चाहिए या इनएडिक्वेट? एडिक्वेट होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पे एक हमारा सही है कि भैया क्वालिफाइड या ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए किसी भी डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफाइड कौन कौन सा हो सकता है? क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ, अप्रोप्रिएट होना चाहिए फिजिकल सराउंडिंग, एडिक्वेट होना चाहिए, न कि इनएडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट सेल्विंग स्टोरेज एरिया होना चाहिए, प्रॉपर वर्क स्पेस होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुटेबल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, नेसेसरी पैकेजिंग मटेरियल होनी
चाहिए, ये डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें होनी ही होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, एनी एरर इन प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू। अगर प्रिस्क्रिप्शन में अंदर कोई एरर होता है, कोई डोजेस का, डोजेस फॉर्म का, या दवाओं के नाम का से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी प्रकार का अगर एरर होता है तो फार्मासिस्ट को किससे कंसल्ट करना चाहिए? फिजिशियन से, सीनियर फार्मासिस्ट से, या नर्सिंग स्टाफ से, या बोथ एंड बी। देखिए नर्सिंग स्टाफ का तो कोई रोल होता नहीं है, तो यहाँ पे फिजिशियन और सीनियर फार्मासिस्ट, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भैया अगर एरर है तो या तो आप फिजिशियन से कंसल्ट कर लो या सीनियर फार्मासिस्ट से, कि ताकि कोई एरर ना हो, कोई भूल चूक ना हो दवा को डिस्पेंस करने के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिस्क्राइबर या फिजिशियन या फार्मासिस्ट, अदर फार्मासिस्ट, चाहे टेलीफोन से चाहे सामने जाके आप कंसल्ट कर सकते हो अगर कोई एरर दिखता है। ठीक है, चलिए द डिस्पेंसिंग एरर इंक्लूड। जी हाँ, डिस्पेंसिंग के दौरान जो एरर होते हैं किस क्या क्या हो सकते हैं? एरर कौन कौन से हो सकते हैं? करेक्ट ड्रग, अगर आप करेक्ट ड्रग दे रहे हो पेशेंट को तो वो एरर कहाँ हुआ? वो तो एरर नहीं हुआ। करेक्ट डोजेज स्ट्रेंथ, अगर डोज स्ट्रेंथ भी करेक्ट दे रहे हो तो वो भी एरर के कैटेगरी में नहीं आएगा। इनकरेक्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ जी इनकरेक्ट, अगर फ्रीक्वेंसी दवा देने की फ्रीक्वेंसी सुबह दोपहर शाम अगर देनी है, आपने बस एक टाइम दिया, 2 टाइम दे दिया या एक भी टाइम, तो वहां पे डोजेस की फ्रीक्वेंसी अगर इनकरेक्ट है तो वो हमारा डिस्पेंसिंग एरर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर कि भैया देखो फ्रीक्वेंसी और हमारा डोज स्ट्रेंथ और हमारा ये सारी चीजें इनकरेक्ट होती हैं तब जाके वो एरर डिस्पेंसिंग एरर कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेडिकेशन बॉटल शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज विथ लेबल फेसिंग बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट या राइट। जी हाँ, जब हमारा मेडिकेशन बॉटल यानी दवाओं का जो बॉटल होता है, दवाओं का जो डब्बा होता है, उसको कैसे सेल्फ में जो रैक्स बनी होती है मेडिकल के अंदर, उसमें उसका जो लेबल होगा वो सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ? जाहिर सी बात है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जी हाँ, लेबल सामने दिखना चाहिए ताकि हम कोई भी मेडिकेशन आसानी से उसे रीच आउट कर सकें, आसानी उस पर पहुंच सकें, आसानी से उसको पढ़ सकें, निकाल सकें, देख सकें। तो उसका लेबल हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, सेल्स के दौरान हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कि भैया हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस प्रकार से ताकि वो हमारा जो भी चीज की दवा हो उसका जो लेबल हो अच्छे तरीके से हमें दिखता रहे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पेशेंट काउंसलिंग बीइंग द लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द। जी हाँ, जो पेशेंट काउंसलिंग हो रही है वो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है किसके किसके बीच में? पेशेंट, फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच में, या पेशेंट, फार्मासिस्ट और दवाओं के बीच में? पेशेंट, फार्मासिस्ट या नर्स के बीच में तो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। देखिए पेशेंट काउंसलिंग के दौरान कौन कौन होता है? पेशेंट बैठा रहता है, फार्मासिस्ट बैठा रहता है और दवाएं रहती हैं, तब जाके उसको काउंसिल करता है, आपको ये दवाएं ऐसे लेनी है, सारी चीजें आपके मेडिकेशन से, हिस्ट्री से रिलेटेड हर एक चीज की काउंसलिंग होती है। यानी कि लास्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है पेशेंट, फार्मासिस्ट एंड मेडिकेशन के बीच में। जी हाँ, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हो कि भैया किसके किसके बीच में? पेशेंट के बीच में, फार्मासिस्ट के और मेडिकेशन के बीच में लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, चलिए इन मेडिसिन व्हाट डज लासा स्टैंड फॉर? जी हाँ, अभी हमने बताया था मेडिसिन के अंदर लासा का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? लुक अलाइक साउंड अलाइक। क्या है? लुक अलाइक साउंड अलाइक। ऐसी ड्रग, ऐसी दवाएं जो दिखने में या उसकी स्पेलिंग या बोले जाने में या उसकी पैकेजिंग वगैरह एक समान हो, लुक अलाइक साउंड अलाइक, उसे हम लासा ड्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? लासा ड्रग, यानी लुक अलाइक साउंड अलाइक विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे भैया रेडोटिल है, रिवोट्रिल, ये इनका भाई पढ़ने में या सुने जाने में सेम है, या एडिनोर यानी कि जो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का जो इंजेक्शन का पैकिंग है ये लगभग सेम दिखता है, यानी लुक अलाइक या साउंड अलाइक, बोले जाने में सेम है, सुने जाने में, रेडोटिल रिवोटिल सुने जाने में और ये देखे जाने में सेम है, तो ये हमारे लासा ड्रग कहलाती है। ठीक है, अगला है इंटरप्रेटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी डन बाय अ स्टाफ मेंबर हु कैन। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन का जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग हो रही है, वो किसके द्वारा, किसके द्वारा, किस स्टाफ के द्वारा डन होना चाहिए? हु कैन कंफर्म दैट द डोजेज प्रिस्क्राइब्ड आर इन नॉर्मल रेंज। ऐसा व्यक्ति जो कंफर्म कर सकता है कि जितनी भी डोज प्रिस्क्राइब की गई है वो नॉर्मल रेंज में हो, बिल्कुल सही बात है। या ऐसा व्यक्ति जो डोज के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर ले, वो भी हमारा इंटरप्रेट कर सकता है, बिल्कुल सही बात। या इंटरप्रेट कर सकता है जितने भी शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन, लैटिन वर्ड है
वो, तो यानी कि यहाँ पे सारी क्वालिटीज, यानी वो डोजेज फॉर्म को कंफर्म कर सकता है, डोज के कैलकुलेशन को कर सकता है, एब्रीवेशन को टैकल कर सकता है, सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तब वो स्टाफ, तब वो मेंबर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, कि भैया वो एब्रीवेशन को करेक्टली टैकल कर सके और नॉर्मल रेंज क्या होती है उसको कंफर्म कर सके, डोजेज के कैलकुलेशन को कर सके, हर एक एबिलिटी होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्रिप्शन को सॉर्ट आउट कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहा है। क्लियर है? फिर अगला है द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन मस्ट बी डिस्प्ले इफ द इंटेंडेड फॉर। जी हाँ, कोई ऐसा ड्रग उसमें जो एपीआई का स्ट्रेंथ हो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिस्प्ले, दिखना चाहिए जब वो प्रिपरेशन, जब वो ड्रग किस पर्पस के लिए होती है, ओरल पर्पस के लिए होती है या आईवी पर्पस के लिए होती है, सब क्यूटेनियस पर्पस के लिए होगी या सभी पर्पस के लिए। तो भैया यहाँ पे जाहिर सी बात है जो आपका ओरल पर्पज की ड्रग होती है उसमें एमजी, कितने एमजी की है उसका एमजी का लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे जो ओरल ड्रग होती है ना, कि जैसे ओरल सस्पेंशन है 125 mg पर 5 ml में लेना है ना, तो इसका जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट का स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए उसके बॉटल वगैरह पे। क्लियर है? चलिए अगला है इट हेल्प्स फार्मासिस्ट टू कीप डे टू डे पेशेंट रिकॉर्ड। क्या चीज हेल्प करता है फार्मासिस्ट को डे टू डे पेशेंट के रिकॉर्ड को रखने में? इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, एक क्रोनो यानी सही तरीके से, विच मे बी बेनिफिशियल टू पेशेंट एंड डॉक्टर टू रिफर द ओल्ड केस इन फ्यूचर। जी हाँ, ऐसा क्या चीज प्रिस्क्रिप्शन पे, चाहे वो नेम ए जेंडर होगा या डेट होगा या हाइट होगी या वेट होगा, ऐसी क्या चीज है जो कि प्रिस्क्रिप्शन में रहेगी तो फार्मासिस्ट या स्टाफ उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और जब भी फ्यूचर में पास्ट केस की हिस्ट्री देखनी हो तब निकाल के दे सकते हो। तो ऐसी क्या चीज वहां पे अंकित होनी चाहिए? तो ऐसी चीज होती है डियर, डेट होती है ना, कि 3 महीने पहले इस डेट को आए थे तो 3 महीने पहले उस डेट का प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड हम निकालेंगे, वहां से हम पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। तो डेट हमारा मस्ट होना चाहिए, डेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, कि भैया रिकॉर्ड वगैरह को आप फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के बाद भी आप निकाल सकते हो, तो डेट हेल्प करता है इन सारी चीजों के लिए। क्लियर है? अगला, फ्रॉम द डेट रिटन ऑन प्रिस्क्रिप्शन हाउ मेनी मंथ प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड फॉर। जी हाँ, जिस डेट को प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है उस डेट से कितने दिन बाद तक प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होती है? 4 महीने बाद तक, 5 महीने बाद तक, 6 महीने अथवा 7 महीने बाद तक? तो इसका राइट आंसर होगा डियर 6 महीने तक। 6 महीने तक वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होती है, उसके बाद आपको रिविजिट करके अपनी कंडीशन वगैरह दिखा के नया प्रिस्क्रिप्शन आपको बनवाना पड़ता है। तो 6 महीने मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है वैलिडेशन की। क्लियर है? अगला है अ कॉमन स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर सस्पेंशन मिक्सचर एंड इमल्सन। जी हाँ, सस्पेंशन हो चाहे मिक्सचर हो चाहे इमल्सन हो, उसमें एक कॉमन इंस्ट्रक्शन उनके बॉटल पे क्या अंकित होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, कि भैया सेक वेल बिफोर यूज अथवा कीप इन कूल प्लेस या सॉलो विथ ड्रॉट ऑफ वाटर या फॉर इंटरनल यूज ओनली। देखिए, जब बात की जाती है सस्पेंशन की, मिक्सचर की और इमल्सन की, तीनों के तीनों लिक्विड फॉर्मुलेशन है। क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड में यहाँ पे सस्पेंशन, इमल्सन, मिक्सचर नीचे सेडिमेंट हो सकते हैं, फ्लोक्यूल्स बना सकते हैं, तो इस केस में बॉटल को अच्छे से सेक करना होगा। तो राइट इसका क्या अंकित होना चाहिए स्पेसिफिकेशन? सेक वेल बिफोर यूज। जी हाँ, किसी भी बॉटल को, चाहे इमल्सन सस्पेंशन वाले हो, उनको इस्तेमाल करने से पहले आपको अच्छे से सेक करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन तो मस्ट होना चाहिए, चाहे सस्पेंशन की बात हो, लिक्विड की बात हो, जहां सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है, इमल्सन की बात हो, है ना, मिक्सचर की बात हो, हर जगह सेक वेल बिफोर यूज होना चाहिए। क्लियर है? अगला है वाइल कंपाउंडिंग द लेवल ऑफ एवरी कंटेनर ऑफ मटेरियल शुड बी चेक्ड एट लीस्ट। जी हाँ, जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो जो लेवल ऑफ कंटेनर होता है या मटेरियल होता है उसको एटलीस्ट कितनी बार चेक करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या किसी भी बार नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम 3 बार। जी हाँ, कम से कम 3 बार। कब कब? जब आप मेडिकेशन को सेल्फ से या रैक से, ड्रावर से कलेक्ट कर रहे हो तब उसको एक बार चेक कर लो कि सही दवा उठाई है कि नहीं हमने। जब आप मीजर कर रहे हो या डोज वोज बना रहे हो, जब कर रहे हो तब आप चेक कर लो कि सही चीज है कि नहीं। जब कंटेनर रिप्लेस कर रहे हो या सेल्फ में रख रहे हो या जब आप उसको दे रहे हो पैक करके पेशेंट को, तब। यानी कि एटलीस्ट 3 बार आपको चेक करना ही होगा। इसका राइट आंसर होगा एटलीस्ट चेक्ड थ्राइस, 3 बार, है ना, 3 बार। ठीक है? अगला, प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग की प्रोसेस क्या होती है?
पहले रिसीव करना, उसको रीड करना, चेक करना, ठीक है, सही प्रोसेस है। फिर मटेरियल को कलेक्ट करना, उनको वे करना मटेरियल को, ये भी सही स्टेप है। कंपाउंड करना, उनको लेबलिंग करना, पैकेजिंग करना, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे रिसीविंग करना, फिर उसको रीड करना, चेक करना, कलेक्ट करना मटेरियल को, वे करना, फिर कंपाउंड करना, डोज बनाना, लेबल करना और पैकेज करके पेशेंट को दे देना, ये स्टेप्स होते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के। क्लियर है। अगला, when prescription contains narcotic and other habit forming drug, the prescriber must have signature of the prescription, address of the prescriber, registration number या none of the above। जी हाँ, वही चीज क्वेश्चन पहले भी आया था, जब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नशीली दवाएं, हैबिट कॉजिंग दवाएं अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है तो उस समय प्रिस्क्राइबर की, डॉक्टर की, फिजिशियन का मस्ट होना चाहिए क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना ही होना चाहिए डियर। ठीक है, साइन, एड्रेस ये सब तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मस्ट होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो सकता है कि भैया रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट होता है जब नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को लिखा होता है। ठीक है। अगला है विच इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। यहाँ पे कौन सा मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन या सिग्नेचर। जी हाँ, यहाँ पे जो मेन पार्ट होगा वो है इनस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि यही मेन पार्ट होता है, इसमें दवाओं का नेम रहता है, उसका स्ट्रेंथ रहता है ना, उसका क्या डोजेस फॉर्म है, ये सारी चीजें इनस्क्रिप्शन की रहेगी, इसीलिए इनस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन का हार्ट या मेन पार्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो भी हमारे दवाओं का नाम वगैरह रहता है वो हमारा मेन पार्ट कहलाता है। क्लियर है। फिर विच वन शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पे क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका फादर का नाम या उसकी बीमारी। तो जाहिर सी बात है पेशेंट का नाम टॉप पे लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नेम हमारा टॉप पे लिखा जाना चाहिए। ठीक है। अगला और लास्ट आज का एमसीक्यू है सिग्नेचर, यानी कि सिग मतलब मीनिंग डायरेक्शन टू बी गिवन टू फार्मासिस्ट या डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट या फार्मासिस्ट या बोथ एंड बी एंड नन ऑफ देम। जी हाँ, सिग्नेचर का हमने बहुत बार बताया है कि उसमें पेशेंट को डायरेक्शन दिया जाता है, किस चीज के साथ लेनी है, कितने टाइम लेनी है, कैसे लेनी है। तो वहां पे सिग्नेचर मीन होता है डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट। यहाँ पे पेशेंट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये थे आपके 25 एमसीक्यू फार्मासिस्ट के। जी हाँ, फार्मासिस्ट जो आपके एग्जाम होता है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसमें जो आपका आने वाला है एमसीक्यू या वन लाइनर यहीं से बन सकते हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जो कम समय में आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किस चीज का, जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाओगे, चाहे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कर लेना, वहां पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ई बुक्स या ई नोट्स मिल जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट का, यानी फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे कंप्लीट नए सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। नोट्स को पढ़ के कम समय में आप तैयारी कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। स्टैंडर्ड बुक से निकाली हुई नोट्स है, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स है, इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर की बात कर ले तो वीडियो लेक्चर भी है, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, इसके 5 सब्जेक्ट, इसके 6 सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिट वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। प्रैक्टिस एमसीक्यू भी इसमें मिल जाएगा, साथ ही साथ ई बुक्स या ई नोट्स भी मिल जाएगा। इसको भी जीडीसी क्लासेस ऐप से आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप देख सकते हो डियर। ठीक है डियर, तो ये था आपका डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। जी हाँ, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का आपका एमसीक्यू हमने कराया फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पॉसिबली है, आ ही सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको जरूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो सके। प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, लास्ट में यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के किसी अगले एमसीक्यू पार्ट में, और सैंपल मॉडल पेपर भी इस प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले मॉडल पेपर, अगले एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।